आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आदाब डॉक्टर। आज आदाब डॉक्टर में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर चैतन्य क्योर क्लिनिक से आई हुई डॉक्टर सरिता से, और आज का हमारा उन्वान है इनफर्टिलिटी। अस्सलाम वालेकुम मैम, प्रोग्राम में आपका हम इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, अगर आपको चाहिए किसी भी तरह की जानकारी खास तौर से इनफर्टिलिटी के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबरात पर 0402331380 या फिर 0402331380। डॉक्टर सरिता, इनफर्टिलिटी के बारे में जब भी बातचीत चलती है तो जाहिर सी बात है मेल्स फीमेल्स दोनों की पूरी तरह से जांच करवाई जाती है ताकि पता चले एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं हार्मोनल चेंजेस या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, ये किस एज ग्रुप में पता होना शुरू हो जाती हैं? जनरली हार्मोनल चेंजेस का जो बात अगर लिया गया तो फीमेल्स में मेनार्की स्टेजेस में, यानी सेकेंड प्राइमरी अमीनोरिया यानी प्राइमरीली उन लोगों में मेंसेस स्टार्ट होना, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना। उस टाइम पे अगर जो राइट टाइम पे पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हुआ, इधर मेल्स में हो या फीमेल्स में, प्यूबर्टी स्टेजेस में अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अगर डेवलप नहीं हुआ तो मे बी कुछ हार्मोनल चेंजेस। जनरली अगर ज़्यादातर के हार्मोनल चेंजेस अगर है तो फीमेल्स में बिल्कुल मेंसेस ही स्टार्ट नहीं होगा, और मेल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट लाइक एक्स्ट्रा अनवांटेड हेयर ऑन द फेस एंड ऑल एल्स। और मेल्स में क्या है, गैनोकोमेशिया बोलते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट और फेमिनाइन कैरेक्टर्स इन द मेल्स अगर है तो वी कैन डिटेक्ट शायद इन लोग में कुछ इम्बैलेंसेस है। उस स्टेज में अगर डिटेक्ट करके कुछ क्लियर करने का अगर कोशिश करेंगे तो शायद वो क्लियर भी हो जाएगा एंड इट विल नॉट लीड टू इनफर्टिलिटी। जैसे आपने बताया कि कई बार कुछ लड़कियां मेंसेस की प्रॉब्लम से गुजरती हैं और मेंसेस काफी देर से शुरू होते हैं। अगर इफ इट्स द रिवर्स केस कि बहुत जल्दी मेंसेस शुरू हो गए हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, सो इज दैट हार्मफुल? Very early in the sense around 10-11 years age भी nowadays girls are getting menarche at 10 complete होते ही 11 years of age में, that is also called as an early menarche only। उससे कोई अदर यानी बॉडी पे कुछ इफेक्ट या आगे जाके कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होगा बोलते हैं, that is not at all this thing। अर्ली मेच्योरिटी हुआ वही है, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम तो हेल्थ का कुछ नहीं होता, नहीं हो सकती। ओके, हमने शुरुआत की है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में, तो इनके बारे में हम जानेंगे। अगर मेल हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बातचीत करनी हो और जानकारी लेंगे आपसे, हमारे सबसे पहले कॉलर रेडी है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो आदाब डॉक्टर, मैं मैडम आपकी आवाज टूट रही है, फिर से बताइएगा। हेलो, मैं डॉक्टर वंदना बोल रही हूँ। पद्मा जी, वंदना जी, ओके। हाँ, मेरा है जी, मेरा मैरिज हो गया, बच्चे में वो बढ़ नहीं रहा 2 साल पहले। ओके, अभी मेरे और मेरे बच्चे की रिपोर्ट सारी नॉर्मल है डॉक्टर। अभी 1 महीने पहले मेरा ना मंथली प्रॉब्लम 2 महीने लेट आया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब अब अगर होगा तो क्या कैसे करूँ? डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं सब नॉर्मल है, मेरे और मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्या उम्र है आपकी? फिर उम्र है, क्या उम्र है? 21। ओके, हाँ। कुछ और? मैं ये पूछना चाह रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं, यानी किस चीज का ऑपरेशन करने के लिए बताया मैडम आपको? वो बोल रहे हैं 2 में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, 2 बंद तो नहीं है, क्योंकि मेरा एक बार क्रिएटिंग हो गया ना, उसकी वजह से वो लोग बोल रहे हैं। ट्यूब का टेस्ट करवाया गया क्या आपको? अभी नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि छोटा सा वो दूरबीन द्वारा करना पड़ेगा ऐसे करके। तो मेरे और मेरे पति को, हस्बैंड को डर लग रहा है, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं पहले भी एक बार गया है जी के बाद ट्रीटमेंट 1 महीने हो गए ट्रीटमेंट लेते 1 साल होने को आ गई। अभी दूसरा बच्चा मैं कंसीव नहीं कर पा रही। तो मुझे क्या करना चाहिए? और मेरे पति और मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। ओके, आपको जो पहली बार प्रेगनेंसी आई थी वो दवाई के जरिए या नेचुरली था? नहीं, वो नेचुरली ऐसे आई। ओके, ठीक है मैडम। और मेरा अभी मैडम ना अभी इसी महीने 2 महीने लेट आया मंथली प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसा भी होने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? डॉक्टर बोल रहे थे आप बस बच्चे का ट्रीटमेंट कराओ, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो नॉर्मल भी हो जाता है। जी बताएंगे। ओके, बिल्कुल आपकी यहाँ मदद करेंगे वंदना जी, आप देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। ऑलराइट, तो जैसे उन्होंने बताया कि 2 साल पहले इनका एक मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद ये कहती है कि इनके उनके हस्बैंड के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी 2 महीने से पीरियड्स इरेगुलर हैं, और इनको ये भी कहा गया है कि शायद ट्यूब में इनको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की सर्जरी करवानी पड़ेगी। क्या इनकी प्रॉब्लम है कंप्लीट? देखिए मैडम, आपको उतना घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिना कोई सर्जरी, दवाई के जरिए ही आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होने का चांसेस है। आपका ट्यूब में जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम क्यों है, वो इन्फेक्शन की वजह से है, यानी वो इन्फेक्शन आपके तरफ से आपके हस्बैंड के तरफ
तरफ से, दोनों तरफ से होगा। उस इन्फेक्शंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। वो इन्फेक्शन क्लियर होने के बाद आपका ट्यूब में जो भी प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाएगी और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस होगा। उतना मत घबराइए, आप दोनों भी आपका रिपोर्ट्स लेके हमारा क्लिनिक्स में एक बार आके मिलने का कोशिश कीजिए। राइट, आगे बढ़ते हुए एक और कॉलर से हम बातचीत करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी हेलो जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं अफसाना परवीन, कहाँ से? मधुपुर से। ओके, बताइए परवीन जी, आज क्या सवाल है? जी मेरा ये सवाल है कि मेरा ट्यूब जो है ना ब्लॉक है। दोनों ट्यूब्स ब्लॉक। टीएनसी भी टेस्ट करवा चुके हैं, उसके बाद एचएसजी भी हुआ है। टीएनसी टेस्ट में हमको नॉर्मल बताइए, फिर एचएसजी करने के लिए डॉक्टर बोली हमको। अच्छा, ये ट्यूब्स ब्लॉक से कब पता चला है आपको? पहले मेरा एक मैंने है बच्चा। अच्छा, और उसके बाद फिर हम लोग ट्राई कर रहे थे, मतलब सेकेंड इशू के लिए तो नहीं 18 तो एचएसजी हुआ, उसी दौरान पता चला कि ट्यूब ब्लॉक है। ओके अच्छा। ओके, कुछ और? तो आपने डीएनसी के लिए क्यों गया? वहाँ डॉक्टर बोली कि डीएनसी भी करना होगा। अच्छा अच्छा, आपको कभी टीबी ऐसे कुछ कंप्लेंट्स था क्या आपको? जी नहीं। कभी अबॉर्शंस हुआ था क्या? हाँ, सिजेरियन से हुई है। पहला बच्चा जो है ना सिजेरियन से हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। अगले कॉलर भी तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। मैडम नमस्ते। मैडम जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? अच्छा, हम यहाँ पर मेरठ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं मैडम। जरा ऊंचा बोलिएगा, क्या नाम है आपका? मैडम सुल्ताना बात कर रहे हैं। ओके, कहाँ से सुल्ताना जी? सिद्दीपेट मैडम। ओके, बताइए। जी मैडम, एक प्रॉब्लम है हमारे बहन का, सिस्टर का। जी, उन्होंने अनमैरिड है और शादी नहीं हुई। तो उनको देखो एडिनोमाइसिस प्रॉब्लम है मैडम। ओके। अच्छा, तो लास्ट टाइम सर्जरी करे तो फाइब्राइड, स्टार्टिंग फाइब्राइड बता रहे थे। ओके। तो ब्लीडिंग रेगुलर रहने वजह से क्या करें, उनको ऑपरेशन हो गया। जी, लैप्रोस्कोप के जरिए ऑपरेशन कर दी मैडम। तो फिर वैसे ही रेगुलर पीरियड कंटिन्यू वैसे ही हो रहा। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर ट्रीटमेंट वैसे ही देने पर भी वैसे रहने पर अब क्या बोल रहे हैं, फिर वैसे ही फाइब्राइड जैसा दिख रहा। ओके। तो उनको फिर सर्जरी करना पड़ेगा लैप्रोस्कोप के। राइट, क्या उम्र है इनकी? 26 इयर्स रहते मैडम। ओके, कुछ और? यानी इनका जो ज्यादा ब्लीडिंग का कंप्लेंट है ना मैडम, ये कब से है और फाइब्रॉइड्स है बोल के कब पता चला आप लोगों को? ये फाइब्राइड्स 20 ईयर एज था मैडम जब से मालूम हुआ। साइजेस कितना है, कुछ पता है क्या मैडम आपको? साइजेस 6 सेंटीमीटर कुछ बता रहे अच्छा, मैडम। एक बार निकालने के बावजूद फिर रीअपियर हुआ क्या? जी मैडम, और उनको एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम भी है बोल रहे मैडम। जी ठीक है मैम। ओके, बिल्कुल हम आपकी मदद। फिर सर्जरी ठीक रहेगा या जी, कुछ मेडिसिन आपके पास? राइट, बताएंगे आपको। आप देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर सुल्ताना जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। राइट, तो उनसे पहले आया परवीन जी का सवाल। उन्होंने बताया कि एक इशू इनको ऑलरेडी है थ्रू सी सेक्शन, और इसके बाद अब इनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड थे। उन्होंने काफ़ी टेस्ट करवाए हैं लेकिन ये ट्यूब्स ब्लॉक्ड है बताया गया है। तो आगे अगर ये कंसीव करना चाहती हैं तो क्या करें? देखिए, आगे अगर आपको कंसीव करना है तो आप ट्यूबल ब्लॉक्स का जो इन्फेक्शन है, यानी ट्यूबल ब्लॉक्स होने का जो वजह है आपके बॉडी में, वो ट्यूबरकुलर टेंडेंसीज रहने की वजह से या इन्फेक्शंस आपके तरफ से या आपके हस्बैंड के तरफ से जो भी इन्फेक्शंस हो रही है उसके वजह से ही आप में ट्यूबल ब्लॉक्स हो रहा है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए इस ट्यूबल ब्लॉक्स का इन्फेक्शन जो भी है उसको दवाई के जरिए क्लियर कर सकते हैं बिना कोई सर्जरी। हमारा जो डॉक्टर चैतन्यास क्यूर क्लिनिक में है उनमें दोनों भी ट्यूब्स जिन लोग को ब्लॉक है वो यानी होम्योपैथी ट्रीटमेंट उसके लिए देने के बाद वो ब्लॉक्स खुल के नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आयो आ केस है मैडम। हो सके तो एक बार आप drchaitanyas.com का वेबसाइट भी खोल के देख लीजिए। ऐसे ट्यूबल ब्लॉक्स को ट्रीटमेंट देने के बाद विद मेडिकेशन से वो ब्लॉक्स खुल के नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आयो आ केसेस है। एक बार आपका पूरा रिपोर्ट्स लेके आके मिलने का कोशिश कीजिए। जी, इसके बाद सिद्दीपेट से हमें कॉल किया सुल्ताना जी ने। ये अपनी बहन के बारे में जानना चाहती थी। उस 26 ईयर्स ऑफ एज, एंडोमेट्रियोसिस से ये गुजर रही है। उन्होंने बताया फाइब्रॉइड इन्होंने निकलवाया है लैप्रोस्कोपी के जरिए। अब पीरियड्स इनके रेगुलर हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है लेकिन फाइब्रॉइड्स वापस रिअकर हो रहे हैं। तो क्या करें ये आगे? यानी इनका जो भी है यानी स्ट्रॉन्ग एफिनिटीज है इनका को जो क्रॉनिक है इनका केसेस, यानी फाइब्रॉइड टेंडेंसीज भी ज्यादा है और एंडोमेट्रियोसिस का कंप्लेंट भी है। यानी एंडोमेट्रियोसिस को
फाइब्रॉइड्स को एक बार आपने लैप्रोस्कोपी के जरिए क्लियर करने का कोशिश कीजिए, करें आप लोग। यानी लैप्रोस्कोपी में क्या करते हैं, एक्सटर्नली जो भी दिख रहा है, यानी फाइब्रॉइड्स यूट्रस में जो दिख रहे हैं और एंडोमेट्रियोसिस का जो भी एंडोमेट्रियम का जो दिख रहा है उसको फल्गरेट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों भी उनके बॉडी में क्यों है वो कॉज तो कहीं भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए इनमें ये आने का क्या कॉजेस है, इनका फैमिली टेंडेंसीज किस हद तक है, इनका बॉडी टेंडेंसीज किस हद तक है, इनका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, वो देख के उस हिसाब से सूटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने के बाद इनका जो भी फाइब्रॉइड रीअपियर होने का टेंडेंसीज और फाइब्रॉइड साइज और एंडोमेट्रियोसिस का जो कंप्लेंट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये टेंडेंसीज और ये कंप्लेंट्स क्लियर होने के बाद उनका जो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का जो प्रॉब्लम है ना मैडम, वो भी क्लियर हो जाएगी। राइट, तो ये थी सलाह परवीन जी के लिए। अगले कॉलर तैयार है हमारे साथ। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी, मैं तस्लीम निजामाबाद से बात कर। बताइए तस्लीम जी। जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए। ओके। मेरे को 4 साल का लड़का है। बड़ा ऑपरेशन हुआ था, अभी बच्चे नको बल्कि इंजेक्शन लिए थे मैडम। ओके। तो अब कोशिश कर 1 साल से मगर कि नहीं हो रहा। स्कैनिंग वही कराए तो जी एक रिलीज नहीं हो रहा बोल के बोल रहे थे। ओके ओके। अब ट्रीटमेंट चल रही थी। क्या उम्र है आपकी? जी, मेरी उम्र 22। अच्छा, कुछ और जाना चाहिए? यानी आपको माहवारी तो ठीक ही होता है ना बिना कोई दवाई? हाँ मैडम। बस आपका अंडा नहीं बन रहा है? हाँ। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। तो ये थी निजामाबाद से तस्लीम जी, 22 ईयर्स ऑफ एज, इनकी शादी को 5 साल हो गए। एक इशू है ये बताती हैं, उसके बाद इन्होंने इंजेक्शन लिए ताकि ये कंसीव नहीं करें, और अब ये कहती हैं कि पीरियड्स तो रेगुलर है लेकिन एग रिलीज नहीं हो रहा। यानी एक बार इन लोग जो इंजेक्शंस लिए थे उसका असर भी हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा लोड लेने की वजह से, या उसका इन्फ्लुएंस ओवरीज पे अगर हुआ तो भी अभी नॉर्मल रिलीज जो होना चाहिए, यानी पीरियड्स 28 to 30 डेज में अगर आना है तो उसका रिलेटेड हार्मोन्स जो FSH, LH, प्रोलैक्टिन, E2 टेस्टोस्टेरोन है वो नॉर्मल क्वांटिटी में बॉडी में रिलीज होना चाहिए। ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी में रिलीज नहीं हो रहे, इस वजह के लिए इनको पीरियड नहीं आ रहे, ठीक से आ रहे लेकिन ओव्यूलेशन ठीक से नहीं बन रहे। ओव्यूलेशन नहीं बनने के लिए भी यही हार्मोन्स मेनली इम्बैलेंसेस होगा। लेकिन जैसे इन लोग पीरियड्स यानी प्रेगनेंसी स्टॉप करने के लिए या जो इंजेक्शंस लिए, वैसे अगर अदर वेज ऑफ मेडिकेशंस में अगर गया तो ओव्यूलेशन के लिए भी इंजेक्शन ही देते या सप्लीमेंट्री दवाई देते, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं। वो ओवेरियन एनहांसमेंट क्यों नहीं है, उस कॉज को अगर क्लियर कर देंगे तो ये कॉज क्लियर होकर नॉर्मल हेल्दी ओव्यूलेशन होकर हेल्दी प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस होगा। राइट, तो ये थी सलाह तस्लीम जी के लिए। जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे हार्मोनल इम्बैलेंस स्पेशली मेन में, किस तरह से इन्हें पता चला जाता है? जनरली मेन में मेनली जैसे प्यूबर्टी एज जैसे भी अटेंड हो रहा है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्सटर्नली जो दिख रहे हैं या इंटरनल जो भी है वो डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कंडीशंस मेनली मेन में अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस अगर हो तो फेमिनाइन कैरेक्टर इज द, यानी वॉइस में कुछ चेंजेस या मुस्टैचेस अगर नहीं डेवलप होना या वॉकिंग स्टाइल या इसमें अगर कुछ भी चेंजेस अगर दिख रहे तो वी कैन डिटेक्ट, यानी ये दिस इज लीडिंग टू क्रॉनिक हार्मोनल इम्बैलेंसेस या माइनरली कुछ हो रहा है। तब अगर हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस करके उसको यानी कंप्लीटली जो होम्योपैथिक प्रोसीजर्स में रूट कॉज से जो क्लियर करते उस ट्रीटमेंट को अगर ऑप्ट करेंगे तो शायद आगे जाके उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़ेगा। राइट, सभी नाज़रीन को एक बार फिर हम याद दिला दें कि आज स्टूडियो में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सरिता से जो आई हैं डॉक्टर चैतन्य केयर क्लिनिक से, और आज का हमारा उन्वान है इनफर्टिलिटी। हमारे नंबर्स यूँ हैं 0402331338 या फिर 0402331380। डॉक्टर सरिता, आगे बढ़ते हुए अगले कॉलर से हम बातचीत करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? जी, मेरा नाम शाजिया है, मैं अमरोहा से बोल रही हूँ। ओके, बताइए शाजिया जी। जी, मेरा 3 साल पहले ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन हुआ था, तब से मेंसेस नहीं होता। अब टेस्ट कराया तो हार्मोन्स बढ़े हुए हैं। क्या उम्र है आपकी? जी 26। तो मतलब 3 सालों से बिल्कुल भी माहवारी नहीं हुई है? नहीं, वो मैं दवाई लेती हूँ तब होती है। आर्टिफिशियल हार्मोन देती हैं डॉक्टर, एलोपैथिक दवाई में दवाई से कोई फायदा नहीं होता। क्या होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट सही मिल पाएगा? बताएंगे आपको, कुछ और जानना चाहिए? जी, आपका हार्मोन्स बढ़ी हुए यानी बढ़ा हुआ यानी कितना है मैडम, कुछ बता सकते हैं आप? 42, 42। कौन सा FSH हार्मोन? FCS। अच्छा, ओके ओके। और आपका ओवरी का सिस्ट बना हुआ बताया ना, ओवरी निकाल दिया या सिस्ट को निकाल दिया गया? नहीं, सिस्ट निकाली है सिर्फ। उससे पहले जब इससे पहले जो महावारी ठीक ही होता था क्या आपको? जी बिल्कुल ठीक होता था, जब से ऑपरेशन हुआ तब से नहीं हो रहा। कितने साल हो रहा है आपको ऑपरेशन होके? 3 साल हो गए। अब मेरा अब पित्ते का ऑपरेशन हुआ है अभी 1 महीने पहले। ओके ओके
ओके, बताएंगे आगे क्या करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो। या गुड इवनिंग, बताइए कौन बोल रही हैं? गुड इवनिंग। कौन बोल रही हैं? मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, रुखसाना। रुखसाना जी, ओके। आदाब, बताइए क्या सवाल है आज? जी एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है ये, वो मेरे पीरियड जो है वो थोड़ा लेट हो रहे हैं, मतलब हर महीने मुझे लेट पीरियड्स होते हैं। ओके, तो आई एम सो वरीड अबाउट दिस। ये कब से हो रहा है मैडम कि पीरियड्स लेट हो रहे हैं? ये मुझे काफी टाइम से हो रहा है, बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, बट रिसेंटली मैंने इस चीज पे ध्यान दिया, ऑब्जर्व किया, तो बहुत ही तकरीबन 10 डेज 15 डेज का फासला हो रहा है। ओके ओके। और आपकी उम्र क्या होगी रुखसाना जी? जी 28। ओके जी। कुछ अलग करना चाहिए? यानी अप्रोक्सीमेटली ये कितने साल से हो रहा है ऐसे डिलेड आपका पीरियड्स? मैंने मतलब उतना ऑब्जर्व नहीं किया था, बट एक 5-6 महीने से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है। यानी इससे पहले आप पोस्टपोनमेंट के लिए या किसी चीज के लिए दवाई कुछ यूज कर रहे थे क्या आप? ना कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। ओके जी, बिल्कुल आपकी यहाँ मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। इनसे पहले आया था शाजिया जी का सवाल। इन्होंने बताया कि इनकी उम्र है 26 साल। 3 साल पहले ओवेरियन सिस्ट निकालने के लिए एक सर्जरी की गई थी, और उसके बाद से इनको बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं हो रहे। ओनली आफ्टर मेडिकेशन इनकी माहवारी होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस इनको बताया गया है। तो क्या वापस इनके पीरियड्स हो सकते हैं? ये कंसीव कर पाएंगी? यानी एक ये बात है कि अभी इनका FSH लेवल जो इन्होंने जो बता रहे थे कि 42 है, FSH लेवल 42 है, यानी जनरली मेनोपॉजल कंडीशंस में ही, यानी जो पीरियड्स स्टॉप होने का जो स्टेज होता है उसी स्टेजेस में ही हार्मोन्स उतना ज़्यादा लेवल्स में होती है। अभी फिलहाल इनको किस हद तक ट्रीटमेंट दे पाएंगे, यानी पहले से तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, बीच में हुआ, यानी बीच में कुछ डिजीज एस्पेक्ट्स के वजह से अगर ये हार्मोन्स इंक्रीज हुआ तो डिजीज को क्लियर करने के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए हेल्प हो सकता है। लेकिन किस हद तक हेल्प होगा, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द हार्मोन लेवल्स और यूटेराइन कंडीशंस देखने के बाद ही इनको कुछ एश्योरेंस दे सकते हैं। राइट। इसके बाद कश्मीर से आया रुखसाना जी का सवाल। 28 ईयर्स ऑफ एज। इन्होंने बताया कि डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं, 10-15 दिन बढ़ जा रहे हैं आगे, 5-6 महीनों से ये ऑब्जर्व कर रही हैं। तो क्या किस तरह की टेस्ट इनको करवानी चाहिए, बताइएगा। देखिए मैडम, आपको ऐसे ही अगर डिलेड हो रहा है तो एक बार आप पीरियड आने के बाद 2nd, 3rd या 4th डे कुछ हार्मोन्स टेस्ट रहती है, वो हार्मोन्स टेस्ट और एक बार पेल्विक स्कैनिंग आपको करवाना होगा। PCOD कंडीशंस या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही आपका ये डिलेड, यानी एट टाइम्स डेड या रेगुलरली जो डिलेड हो रहा है वो इम्बैलेंसेस की वजह से ही होगा। अगर ऐसे ही कंटिन्यूसली होगा तो वो टेस्ट एक बार करवा लीजिए। अगर उसमें इम्बैलेंसेस अगर निकले तो उसके लिए कोई सप्लीमेंट्री कुछ अदर मेडिकेशंस मत यूज कीजिए, होम्योपैथी ट्रीटमेंट को ऑप्ट करने का कोशिश कीजिए। राइट, ये थी सलाह रुखसाना जी के लिए। जैसे आपने बताया कि कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनमें से एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस, जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके बारे में जरा सा बताइएगा। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस ऐसे जो कंप्लेंट है वो जनरली सिम्टोमेटिकली, यानी बहुत ज़्यादा पेन, फीमेल्स में जो डिस्मेनोरिया पेन एक्सप्रेस होती है वो इजीली दिख जाती है। यानी अदर कंडीशंस में शायद उतना ट्यूबल ब्लॉक्स जैसे अगर कंप्लेंट हुआ तो वो सिम्टोमेटिकली कुछ भी नहीं दिख रही है। जब लैप्रोस्कोपी करेंगे या HSG करवाएंगे तभी ट्यूबल ब्लॉक्स दिखने का चांसेस होगा। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस वी कैन सस्पेक्ट, यानी डिटेक्ट करने के लिए फिर लैप्रोस्कोपी सजेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वी कैन सस्पेक्ट जब ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस हो रही है या फीमेल्स, यानी अनबेरेबल पीरियड पेन अगर है तो डेफिनेटली वी कैन डिटेक्ट दैट एंडोमेट्रियोसिस कंप्लेंट से ये गुजरे। मेनली ये कंप्लेंट रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशंस की वजह से या इन्फेक्शंस की वजह से या कुछ यानी PIDs हुआ तो भी ये एंडोमेट्रियोसिस कंप्लेंट हो सकती है। जनरली एंडोमेट्रियोसिस में ये एंडोमेट्रियम शेडिंग जो अदर पार्ट ऑफ द यूट्रस में होगा वो शेडिंग वहाँ होने की वजह से पेल्विक एडेशंस, यानी यूट्रस के बाहर जो भी है एडेशंस, कंप्लीटली एडेशंस होके ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम होने का भी चांसेस रहते हैं। राइट, वी हैव अनदर कॉलर। हेलो, आदाब डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? फातिमा। कहाँ से फातिमा जी? हैदराबाद से बात कर रही हूँ। ओके, बताइए। जी मेरे को और मेरे दोनों ओवरीज में सिस्ट था, लेकिन मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने से मेरे को दोनों ओवरीज में सिस्ट कम हो गया। एक में 3 mm था, लेकिन अब रिसेंटली टेस्ट कराई तो मेरे को 2 mm हुआ। लेकिन सडन में डॉक्टर जो थे मेरी दवा चेंज कर दिए थे सडनली, फिर मैं कंसीव कर ली। लेकिन अब मेरे को थोड़ा इन्फेक्शन दिख रहा है, मेरे को बहुत वर्जिन में थोड़ा इन्फेक्शन, वो इचिंग बहुत ज्यादा हो रही मेरे को। डॉक्टर उसके लिए भी कोर्स दिए थे, वो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद फिर स्टार्ट हो गया। तो आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा ना? अभी आप प्रेग्नेंट हैं मैडम? जी हाँ। कितने महीने प्रेग्नेंट हैं आप?
4th मंथ है ये। 4th मंथ चल रहा है। ओके, तो आपकी प्रॉब्लम अभी ये है कि जरा सी आपको इचिंग हो रही है। जरा नहीं, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही, थोड़ा वाटरिंग भी हो रही। अच्छा, ठीक है, कुछ और आप जानना चाहेंगे? यानी ये इचिंग अभी जो हो रहा है मैडम, वो क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम आगे जाके कुछ होगा या फीटस पे कुछ इफेक्ट होगा क्या, वो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप। जनरली अभी इचिंग या आपका जो इन्फेक्टिव कंप्लेंट है उसके लिए कोई भी मेडिकेशंस में, चाहे वो होम्योपैथी हो या चाहे वो एलोपैथी में, कोई भी अभी प्रिस्क्राइब तो मेडिसिन मैं होम्योपैथिक भी ले रही हूँ, लेकिन उससे अभी रिसेंटली तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा। हाँ, वही उतना ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, तो आपको ज्यादा वाटर या मोर ऑफ लिक्विड्स ले लीजिए, यानी जो यूरिन के जरिया जो इन्फेक्शन जो क्लियर होगा उसके जरिया ही होने का चांसेस होगा। मोर ऑफ वाटर ड्रिंक करने का कोशिश कीजिए आप। ओके फातिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आदाब डॉक्टर पे कॉल किया। राइट, तो ये थी सलाइन के लिए। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आपने बताया है। आगे बढ़ते हुए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज पीसीओडी, इसके बारे में बताइए। यानी पीसीओडी ऐसे जो कंप्लेंट है वो जनरली लोग यही सोचते हैं कि पीसीओडी यानी पता नहीं कुछ सिस्ट है तो डायरेक्टली लैप्रोस्कोप ऑप्ट करते, लेकिन ये बिल्कुल उतना खतरनाक भी नहीं है, उतना जो कंप्लीटली इनफर्टिलिटी को लीड होगा वो भी उतना क्रॉनिक प्रॉब्लम भी नहीं है। जनरली माइनर हार्मोनल चेंजेस अगर हुआ तो भी ओव्यूलेशन ना होकर भी पीसीओडी फॉर्मेशन होने का चांसेस होगा। जनरली ओव्यूलेशन होना यानी उसका जो हार्मोन्स मेनली एफएसएच एलएच हार्मोन्स 3:1 रेशियो में अगर होते ही नॉर्मल ओव्यूलेशन होगा। ये हार्मोन्स में कुछ भी अगर इम्बैलेंसेस होगा तो पीसीओडी फॉर्मेशन होने का चांसेस है। यानी ओवेरियन एनहांसमेंट और स्ट्रेस लेवल्स अगर ज्यादा है तो भी ये कंप्लेंट्स होगा। ओवरऑल होम्योपैथी में वो लेवल्स इम्बैलेंसेस क्यों हो रहा है, एनहांसमेंट क्यों नहीं है, उस कंडीशंस को ट्रीट करेंगे। जब वो कंडीशंस ट्रीट करेंगे ये पीसीओडी भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जी, आगे बढ़ते हुए लैप्रोस्कोपी, ये जो प्रोसीजर है ये किस काम आती है, इसके बारे में बताइए। जनरली लैप्रोस्कोपी नॉर्मली एक यानी होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोचिंग ऑफ द इनफर्टिलिटी केसेस और अदर मेडिकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोचिंग फॉर द इनफर्टिलिटी केसेस बहुत अलग अलग है। ये वो एक एंड है तो ये एक एंड है। द अदर मेथड्स आर कंप्लीटली सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस देने का, यानी टेम्पररी कॉज क्लियर करने का और सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस लेने का। और होम्योपैथी एंड अगर देखा गया है तो कंप्लीटली रूट से वो कॉज क्लियर करने का, कहीं भी सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस नहीं होगा। तो इनफर्टिलिटी से अगर लोग गुजर रहे होंगे तो लैप्रोस्कोपी इज द ओनली मेथड दे विल फर्स्ट सजेस्ट, यानी कुछ ब्लॉक्स है क्या देखेंगे या कुछ उसमें कुछ क्लॉट्स कुछ भी है क्या क्लियर करने के लिए डायरेक्टली दे विल ऑप्ट फॉर द लैप्रोस्कोपी, बट इट इज नॉट एट ऑल अ करेक्ट प्रोसीजर। ओके, अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? जी, मैं अस्मा बोल रही हूँ मुंबई से। कौन बोल रही है? अस्मा मुंबई से। ओके, बताइए अस्मा जी। मैडम एक्चुअली ना मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। 2007 में मैंने अपना पीसीओडी का चेक कराया था। तो इसमें मेरा लेफ्ट ये ओवरी में बताया था 4 mm बताया था। ओके ओके। और मेरी शादी को 3 साल हो गए, 4th रनिंग है। 2010 में मुझे कंसीव हुआ था और उसके 1 महीने बाद मतलब मेरा मिसकैरेज हो गया, फिर तब से अब तक मुझे कंसीव नहीं हुआ। तो अभी मैंने लास्ट टाइम पीसीओडी का चेक कराया, मतलब डॉक्टर ने मेरा। तो उसमें हेलो जी, हम सुन रहे हैं, बताइए। हाँ, तो उसमें मेरा पीसीओडी का चेक कराया तो उसमें मेरा राइट ओवरी का वॉल्यूम 17 है और लेफ्ट ओवरी का वॉल्यूम मेरा 16.8 है। ओके। उसके बाद फिर मेरी लैप्रोस्कोपी भी हुई। हेलो, बताइए, लैप्रोस्कोपी भी हुई है उसके बाद? हेलो जी। जी, लैप्रोस्कोपी हुई है? जी हुई है ना लैप्रोस्कोपी, 3 महीने हो गए मेरी लैप्रोस्कोपी को। ओके। तो मेरे ना जब से मेरा मिसकैरेज हुआ ना तब से मेरे एग्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, एग्स नहीं बन रहे हैं। एग रिलीज नहीं हो रहा है। ओके, कुछ और उसके लिए मुझे एलोपैथिक में काफी इंजेक्शन वगैरह भी दिए जी, तो मतलब वो ओवुलेशन नहीं हो पा रहा। ओके, एग्स नहीं बन पा रहे और मेरा पीरियड्स भी रेगुलर है। राइट, डॉक्टर सरिता आगे बात करना चाहती हैं आपसे? जी, ये इरेगुलर पीरियड्स आपको कब से हो रहा है? मिस्ड अबॉर्शन जब से हुआ तब से या उससे पहले से ही? नहीं, मुझे ना पीरियड्स इरेगुलर मुझे काफी टाइम से ही है। पहले से ही है? हाँ, जो प्रेगनेंसी आपको आई थी वो नेचुरली था या कोई दवाई के जरिया? जी, जो आपको मिस्ड अबॉर्शन हुआ था ना वो प्रेगनेंसी नेचुरली आई थी या कोई ओव्यूलेशन के लिए दवाई लेने के बाद हुआ था? नहीं, एक्चुअली में पहले मैंने ट्रीटमेंट करा था उसका 1 साल, तभी हुआ शादी के। नहीं, फिर छोड़ दिया था 1 साल के बाद, मुझे नहीं हुई प्रेगनेंसी तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के मुझे 2 महीने बाद मैंने कोई टैबलेट ली थी, मुझे कंसीव हो गया था। ओके जी, जरूर आपकी हम मदद करेंगे अस्मा जी। आप देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। थैंक्स फॉर कॉलिंग अस।
तो ये थी मुंबई से। इन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से ये पीसीओडी से गुजर रही थी और तभी ओवरी में 4 mm का सिस्ट था। 3 साल हो गए शादी को। 2010 में एक मिसकैरेज से ये गुजरी। अब राइट ओवरी में 10 mm का सिस्ट है, लेफ्ट में 15.8। लैप्रोस्कोपी हो चुकी है, 3 महीने हुए हैं, एग रिलीज नहीं हो रहा है और हमेशा से इनको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम रही है। देखिए स्टार्टिंग से ही जब इनका इरेगुलर पीरियड्स हो रहा है ना, यानी जो पीरियड्स होने के लिए जो हार्मोन्स है FSH, LH, प्रोलैक्टिन, E2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपके ओवरीज यानी आपके ग्रंथ से ठीक से रिलीज नहीं हो रहा। वो ओवरीज एनहांसमेंट नहीं है, इस वजह के लिए रिलीज नहीं हो रहा। जब ये हार्मोन लेवल्स ही ठीक नहीं है तो आपको पीरियड भी रेगुलर नहीं होगा। पीरियड जब रेगुलर नहीं हुआ तो आपके ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। इसकी वजह से ही आपको पीसीओडी कंप्लेंट्स हो रहा है। यानी ये क्यों हो रहा है वो कॉज को तो नहीं क्लियर करे। आप पीरियड लाने के लिए दवाई लिए और ओव्यूलेशन होने के लिए FSH, LH हार्मोन्स को इंजेक्शंस के जरिए लिए, वैसे लेने की वजह से जो प्रेगनेंसी आपको आई थी वो हेल्दी नहीं था, इस वजह के लिए आपको अबॉर्शंस हो गया। लेकिन होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के जरिए आप में ये इम्बैलेंसेस क्यों है, आपके ओवरीज क्यों ठीक से रिलीज नहीं कर रहे, वो कॉज को हम लोग मेडिसिन के जरिए क्लियर करते हैं। वो कॉज क्लियर होने के बाद आपको नॉर्मल रिलीज ऑफ द हार्मोन्स होगी, जब ऑटोमेटिकली पीसीओडी कंप्लेंट्स भी क्लियर हो जाएगा और हेल्दी प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस होगा। राइट तो ये थी सलाह अस्मा जी के लिए। आज खास तौर से हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से होम्योपैथी के जरिए हम इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे नंबर्स नोट कीजिएगा, 0402331338 या फिर 040233133820। याद रखिएगा कि आज खास तौर से हम बातचीत कर रहे हैं किस तरह से होम्योपैथी के जरिए हम इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए किसी भी तरह की जानकारी तो हमारे नंबर्स यूँ हैं 0402331338 या फिर 040233133820। डॉक्टर सरिता आगे बढ़ते हुए अगले कॉलर से हम बातचीत करेंगे। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? हेलो, मैं फरहीन बात कर रही हूँ। फरहीन जी, ओके बताइए। हाँ, मुझे 3 महीने पहले प्रेगनेंसी थी। ओके। तो वो मिसकैरेज हो गया। अच्छा। तो डॉक्टर ने बताया कि फाइब्राइड है। तो मैडम के पास कुछ इसका ये है फाइब्राइड का। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन से ही ठीक होगा। राइट। क्या हाँ, मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी अभी है। अच्छा, ऑलराइट। वो बार बार रिपीट करता है। ओके ओके। क्या एज होगी फरहीन जी आपकी? 25। ओके, कुछ और आप जानना चाहेंगे? जी, आपको फाइब्रॉइड का कुछ साइज पता है मैडम? वो बताए हैं 6 है मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है। फाइब्रॉइड्स है। ओके ओके ओके, बिल्कुल हम आपकी मदद होम्योपैथ में है। जी जी बताएंगे आपको। फरहीन जी आप देखती रहिएगा। आदाब डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। राइट तो उन्होंने कॉल किया हमें और ये कहती हैं कि 3 महीने की प्रेगनेंसी थी जिसका मिसकैरेज हो गया। इनको पता चला कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं और इनको कहा गया कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। किसी तरह की इन्फेक्शन से भी ये गुजर रही हैं, 25 ईयर्स ऑफ एज। तो क्या होम्योपैथी के जरिए ये फाइब्रॉइड्स यूं ही निकल जाएंगे? देखिए होम्योपैथी के दवाई के जरिए यूं ही निकल जाएंगे, यानी दवाई डालते ही साथ या कम्प्लीटली क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन वो टेंडेंसीज वो स्लोली वो साइज रिड्यूस करने का तो चांसेस है होम्योपैथी में। और जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, फाइब्रॉइड्स डेवलपमेंट के लिए भी हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन हार्मोन हाइपर स्टिमुलेशन में अगर है तो ही फाइब्रॉइड डेवलपमेंट होगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस डेवलपमेंट के लिए भी हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन हार्मोन का, सो दोनों भी एक मतलब इक्वली बढ़ते जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली एक्सपल्शन ऑफ द फीटस ही होगा फाइब्रॉइड्स कंडीशंस में। तो इस टेंडेंसीज को, इस साइजेस को तो रिड्यूस कर सकते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए, लेकिन पहले वो साइजेस कितना मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, किस हद तक साइजेस है, अगर ज्यादा ही बड़ी साइजेस अगर है तो पहले सर्जरी ऑप करने के बाद फिर उस टेंडेंसीज को तो भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। राइट। आज फाइब्रॉइड्स पर आई थिंक ये हमारा दूसरा और तीसरा सवाल है, तो इसी सवाल पर हम आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है, और बाद में जानेंगे। अगले कॉलर तैयार है हमारे साथ। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो जी, गुड इवनिंग। कौन बोल रही हैं? जी मैं काजल बोल रही हूँ। कौन बोल रही है? काजल। ओके, कहाँ से? जी गया बिहार से। ओके, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि मुझे अक्सर वाइट डिस्चार्ज होता रहता है, तो वो क्यों होता है मैं ये जानना चाहती हूँ। ओके, ये कब से हो रहा है? ये मुझे काफी टाइम से हो रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे होती नहीं, तो इसलिए मैंने इतना बॉदर नहीं किया, लेकिन फिर मैं सोची पूछ लेती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल। क्या उम्र होगी आपकी? जी मेरी 26 है। ओके, कुछ और जानना चाहिए? राइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस आदाब डॉक्टर। राइट, तो वाइट डिस्चार्ज से ये गुजर रही हैं काफ़ी टाइम से, 26 ईयर्स ऑफ एज। क्या ये बंद हो सकती है? देखिए वाइट डिस्चार्ज जनरली थोड़ा बहुत तो कॉमन फीमेल्स में हो ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा अगर हो रहा है तो कुछ हार्मोनल चेंजेस या इन्फेक्शंस या वीकनेस की वजह से भी हो सकते हैं। इसको होम्योपैथी के जरिए क्लियर कर सकते हैं मैडम। हो सके तो एक बार आके मिलने का कोशिश कीजिए। राइट,
तो जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे फाइब्रॉइड्स के बारे में, जैसे आपने बताया कि हमेशा फाइब्रॉइड सिर्फ होम्योपैथी की दवाइयों से ही क्लियर नहीं हो सकते, क्योंकि रियकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्यों रियकर होते हैं? जनरली टेंडेंसीज यानी कुछ भी फाइब्रॉइड्स डेवलपमेंट के लिए अगर होम्योपैथी पॉइंट ऑफ लैंग्वेज में अगर देखा गया है तो साइकोटिक टेंडेंसीज बोलते हैं, यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ जो भी है दैट इज कॉल्ड एज साइकोटिक टेंडेंसी। यानी ये एक्स्ट्रा ग्रोथ यानी फाइब्रॉइड्स भी यूट्रस में अगर डेवलप हो रहा है ना, दैट इज एन एक्स्ट्रा ग्रोथ ओनली। वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होने के लिए टेंडेंसीज, फैमिली टेंडेंसीज एज वेल एज या बॉडी टेंडेंसीज और जीन्स कैरी ओवर का जो भी कॉजेस होगा वो भी हो सकती है। और हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंड्स यानी ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा स्टिमुलेट होने के लिए द ओवेरियन ग्लैंड्स में भी हाइपर स्टिमुलेशन अगर हो तो भी ये डेवलपमेंट ज्यादा होने का चांसेस होगा। इसका भी यानी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए उस टेंडेंसीज को तो क्लियर कर सकते, अगर ज्यादा यानी ये स्लोली वो टेंडेंसीज क्लियर होके वो इम्बैलेंसेस क्लियर होने के बाद स्लोली वो डिक्रीज इन द साइज होना चाहिए। या अगर ज्यादा ही बड़ी साइज अगर है तो डेफिनेटली उतना लॉन्ग टाइम कोई वेट भी नहीं कर सकते, उतना लॉन्ग टाइम वी कांट टेक अ चांस, देन वी कैन गो फॉर द सर्जरी एंड टेक द ट्रीटमेंट। राइट, वी हैव अनदर कॉलर। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, ओके, लगता है कोई प्रॉब्लम है लाइन पर। राइट, जिस तरह से आपने हमें फाइब्रॉइड्स के बारे में बता दिया है, कई बार ऐसा भी होता है कि मेल फीमेल्स दोनों में सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, अनआइडेंटिफाइड कॉजेस बताया जाता है कि क्यों इनफर्टिलिटी हो रही है, तब क्या किया जाना चाहिए? जनरली ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो बोलते हैं, या मेल्स फीमेल्स में सब कुछ ठीक रहने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मेन फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट इज द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फ्रॉम बोथ साइड्स विच दे आर, यानी इकोनॉमिकल यानी जो सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से भी अपने जो प्रॉब्लम है वो बाजू रख के भी सोशल प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एल्स इन्फेक्टिव कॉजेस रहने की वजह से भी अनहेल्दी कंडीशंस बोथ द साइड्स रहने की वजह से नॉर्मल फर्टिलाइजेशंस तो नहीं होगा। यानी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में भी कुछ ना कुछ तो कॉज जरूर होंगे। उस कॉजेस को मेनली होम्योपैथी ट्रीटमेंट का जरिए जो केस लेते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देती है, उसमें मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसिडर करके रेमेडी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एज वेल एज ये इन्फेक्शंस को कंसिडर करके ट्रीटमेंट देने के बाद दोनों तरफ से मेंटली एज वेल एज फिजिकली हेल्दीनेस होने के बाद नेचुरली प्रेगनेंसी आ जाएगी। अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ, हेलो जी, कौन बोल रही है? जी, मैं शाइस्ता बोल रही हूँ। कहाँ से? जलगांव से। बताइए शाइस्ता। क्या है कि मेरा पीरियड हमेशा इरेगुलर रहता है, मतलब हफ्ता 10 दिन बढ़ जाता है। तो मैंने डॉक्टर से मैं शादीशुदा हूँ, इलाज कराई थी, तो उन्होंने मुझे दवा के जरिए ओवुलेट करवाए थे। ओके। इंजेक्शन भी दिए थे जी। तो इधर मुझे फिर पीरियड नहीं आई थी, तो मैंने डॉक्टर साहब पे गए थे, दूसरी डॉक्टर चेंज करके, तो उन्होंने मेरा टेस्ट करवाई थी, यूरिन टेस्ट, तो उसमें फाइंड लाइन आया था। ओके। तो क्या मैं प्रेग्नेंट थी, ये मेरा सवाल था। और उसके दूसरे दिन मुझे ब्लीडिंग हो गई। ओके। तो मैं ये जानना चाह रही कि क्या मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। मैंने फिर तीसरे डॉक्टर साहब पे गए कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा ये आया है, तो उन्होंने मुझे फिर बोले कि तुम सोनोग्राफी करके आओ सैटरडे को। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और मेरे पहले डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा कि लेप्रोस्कोपी तुम्हें करने के लिए कहे हैं। ओके, कुछ और? यानी आपके माहवारी जनरली कैसी है, इरेगुलरली होता है क्या मैडम? इरेगुलरली होती है, हाँ, हफ्ता 10 दिन बढ़ जाती है। हर बार 10 दिन बढ़ ही जाते हैं। जब बढ़ रहे तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कुछ नहीं करे, लेकिन पीरियड अगर आएगा तो प्रेगनेंसी है बोल के आप सोच रहे। हाँ, तो डॉक्टर ने मुझे ऐसा क्यों कहा जबकि 5 लाइन आया था? तो क्या 5 लाइन प्रेगनेंसी होता है? 5 लाइन कहाँ पर? 5 लाइन मतलब कि जो यूरिन टेस्ट हुआ था तो 2 लाइन आना चाहिए। 2 लाइन आए थे, 1 लाइन हल्का आया था लाइन। अच्छा, वीकली पॉजिटिव था। तो वो था क्या, मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त? वीकली पॉजिटिव शायद हुआ होगा, फिर पीरियड आ गया होगा आप में। जी जी। तो उसके लिए मुझे फिर सोनोग्राफी करना पड़ेगा। कब आया था ये आपको? ये 14 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को ही मुझे पीरियड आ गई थी। सॉरी, 13 अक्टूबर को आया था, 14 अक्टूबर को पीरियड आ गई थी। ओके ओके ओके, बिल्कुल हमें बताएंगे आपको क्या करना होगा। शायद सच्ची बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया।
किस तरह से इनकी मदद की जाए? जनरली एक बार आपको पीरियड अगर आ गया तो भी फिर अगर यानी कुछ सैक डेवलपमेंट होके उसका यानी प्रोडक्ट्स अगर है क्या भी एक बार आप देख लीजिए मैडम, आप एक बार पेल्विक स्कैन के लिए जाइए। अगर उसमें कुछ भी नहीं तो थोड़े केसेस में क्या होगा, ऐसे ही ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो हेल्दीनेस नहीं रहने की वजह से अबॉर्शंस भी हो जाते। इस टेंडेंसीज को भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। एक बार स्कैन करवाने के बाद आपका पूरा भी रिपोर्ट्स लेके आके मिलने का कोशिश कीजिए। राइट, तो ये थी सलाइन के लिए। आगे बढ़ते हुए जिस तरह से आपने बताया कि अनआइडेंटिफाइड कॉजेज भी होते हैं, लेकिन डेफिनेटली पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। जो लोग डायबिटिक होते हैं, क्या इनफर्टिलिटी उनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए यानी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से जो भी गुजर रहे हैं उन लोग को डायबिटीज़ होना ज़रूरी ये नहीं है, या डायबिटीज़ जिन लोग को भी है उन लोग को भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली वो गुजरते बोल के कोई ये नहीं है। थोड़ा बहुत केसेस में डायबिटीज़ की वजह से भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी डायबिटीज़ में जनरली क्या होगा, एक ऑर्गन में उसमें भी यानी जैसे इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम में अगर फीमेल्स में एनहांसमेंट ओवरी में अगर नहीं हुआ या मेल्स में टेस्टिकुलर एनहांसमेंट अगर नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम होगी। वैसे ही वो पैनक्रियाटिक ऑर्गन्स में भी उतना एनहांसमेंट नहीं है तो ये डायबिटीज का कंप्लेंट होगा। यानी एक बॉडी में अगर एक ऑर्गन का इनएबिलिटी या इनडेफिशिएंसी अगर है तो उसका इन्फ्लुएंस अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी हो सकती है। या डायबिटीज में जो नर्वस कंडीशंस या जो नर्वस डेबिलिटी होती है फीमेल्स में या मेल्स में, उसके वजह से इम्बैलेंसेस होना या जो यूरिनरी इन्फेक्शन ज्यादा होने का चांसेस होगा डायबिटीज में, क्योंकि शुगर लेवल ज्यादा जब होती है तो यूरिनरी इन्फेक्शंस भी होगा। इस इन्फेक्शंस के वजह से हेल्दीनेस ऑफ द एग या हेल्दीनेस ऑफ द स्पर्म भी डिक्रीज होकर इन्फर्टिलिटी के कॉजेस बन सकते हैं। राइट, अर्ली मेनोपॉज कई बार हमने देखा है लेडीज में, यहाँ पर ये क्यों होता है मैम? जनरली अर्ली मेनोपॉज होने के लिए भी हार्मोनल इम्बैलेंस और ओवेरियन एनहांसमेंट में कंडीशंस ठीक अगर नहीं है तो ये अर्ली मेनोपॉजल कंडीशंस, या ज़्यादा ओवरलोडेड फॉर द हार्मोन्स जो लोग रहते हैं या मोस्ट ऑफ द आईवीएफ्स में जनरली मोस्टली ओवेरियन इंजेक्शंस देते हैं, उसके वजह से भी ओवेरियन एनहांसमेंट कम्प्लीटली नलीफाई हो जाते हैं। जब कम्प्लीटली नलीफाई होगा तब हार्मोन लेवल ज़्यादा इंक्रीज होगा। जब हार्मोन लेवल ज़्यादा इंक्रीज होगा मेनोपॉजल स्टेजेस ऑटोमेटिकली दिख ही जाएगा। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अर्ली मेनोपॉजल कंडीशंस। ओके, तो अर्ली मेनोपॉजल कंडीशंस नहीं है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। राइट, वी हैव अनदर कॉलर। हेलो, आदाब डॉक्टर। मेरा जी, कौन बोल रही हैं? हेलो, गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? जी मैं राखी गुप्ता बोल रही हूँ पटना से। ओके, बताइए राखी जी। मैं शादी के 1 साल हो गया है पर अभी तक। जी, शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल। ओके, अभी तक आप कंसीव नहीं कर पाई हैं? 1 साल में शादी का 1 साल हो गया मैडम, पर अभी तक मेरा बच्चा कंसीव नहीं हुआ है और मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं। ओके, टीवी की आवाज आपको बंद करनी पड़ेगी राखी जी। हेलो हेलो, टीवी की आवाज बंद कीजिए और फिर हमसे बात कीजिए। सारे टेस्ट हो चुके हैं मैडम जी, मेरे एचसीजी सब टेस्ट हो चुके हैं, पर एक टेस्ट में निकला है थायराइड निकल गया है प्रॉब्लम मुझे। और थायराइड है T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है और TSH 8.14 है। तो क्या मैडम हम बच्चा क्या कंसीव होगा? हाँ, ओके, आपकी माहवारी कैसे हो रही है ये बताइएगा। हाँ तो ये तो रेगुलर हो रहे हैं। ओके, कुछ और आप जानना चाहेंगे? जी, आपने आपका हस्बैंड का कुछ टेस्ट करवाया क्या? हाँ, मेरे हस्बैंड के सारे टेस्ट हो चुके हैं, मेरे भी सारे टेस्ट हो चुके हैं, सारे नॉर्मल थे, पर थायराइड प्रॉब्लम निकल गया मेरा। अच्छा, आपको बस थायराइड का प्रॉब्लम है? हाँ, TSH है सिर पर। जी, ओके, बिल्कुल हम आपको बताएंगे आगे क्या करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। वी हैव अनदर कॉलर। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं जमशेदपुर से सरोज बोल रही हूँ। ओके, बताइए। मेरा 12 को पीरियड का डेट था, नहीं आया। मैंने कल प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसमें पॉजिटिव आया है। उस समय से 4 दिन से मुझे फीवर आ रहा है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, हल्का खांसी भी है। मैं इसमें क्या करूँ और मुझे क्या क्या सावधानी बरतना होगा कि मुझे जाना भी है कहीं, इसमें हम आना जाना कर सकते हैं कि नहीं, और मुझे फ्रूट में क्या क्या खाना है, ये नहीं खाना है, बताए आप। ओके, आप बहुत ही परेशान लग रही हैं। बिल्कुल आपकी हम मदद करेंगे। डॉक्टर सरिता, एनीथिंग एल्स? ओके, डेफिनेटली फीवर बहुत ज्यादा है 4 दिन से। राइट, डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे सरोजी, देखते रहिएगा। आदाब डॉक्टर। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है इनफर्टिलिटी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चैतन्य के और कलीग से आई हुई डॉक्टर सरिता। हमारे नंबर्स यूँ हैं 0402331338 या फिर 0402331380। अगले कॉलर से हम बातचीत कर लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैं भावना बोल रही हूँ इंदौर से। ओके भावना जी, बताइए क्या सवाल है? हाँ मैम, मेरी शादी को 8 साल हो गए और पिछले 1.5 साल पहले लैप्रोस्कोपी हुआ था, एक फाइब्राइड था और पॉलिप निकाला गया था उसके अंदर से। ओके। रिसेंटली अभी सोनोग्राफी कराई थी 3-4 महीने पहले, तो अभी फिर से इंट्राम्यूरल फाइब्राइड हो गया है, दैट इज 1.8 सेंटीमीटर। ओके। वो राइट इंटीरियर स्पिंडल वॉल पे है। राइट। और एक इल डिफाइंड मास भी है, वो कुछ 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.7 सेंटीमीटर का है। ओके। और थोड़ा चॉकलेट भी मतलब रिपोर्ट में आई थी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए ना, अच्छा आप थोड़ा सजेस्ट करिए। क्या उम्र है भावना जी आपकी? हेलो, एज क्या होगी आपकी? एज मेरी 34। ओके, डॉक्टर श्वेता कुछ और कहना चाहिए? ये जो आपका पीरियड्स कैसी होती है मैडम, रेगुलरली है क्या? पीरियड्स मेरे पहले बहुत रेगुलर थे, पर अभी इन दिनों थोड़े से मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। यानी ज्यादा दिन हो रहा है या जितने दिन हो रहा है उतना दिन ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है? अभी जैसे इस बार भी 7-8 दिन तक हेवी ब्लीडिंग था, 8-9 दिन तक। ओके ओके ओके, डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। एक और कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? हाँ, मैं अपूर्वा हैदराबाद से बोल रही हूँ। हैदराबाद से, क्या नाम बताया आपने? अपूर्वा। अपूर्वा, ओके, बताइए। हाँ, मुझे बोलिए। थायराइड से आप गुजर रही हैं? ओके। हाँ, मुझे थायराइड है और फाइब्रोइड है, तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। 2.5 साल शादी को हो गए हैं। कब से थायराइड है मैडम? अपूर्वा जी, आप हैं लाइन पर? हेलो, ओके, आई गेस इट्स अ प्रॉब्लम लाइन में। एनीवेज, ब्रेक में जाने से पहले हमारे पास आया था राखी गुप्ता जी का सवाल। इन्होंने पटना से, इनकी शादी को 1 साल हो गए हैं। इनके और इनके हस्बैंड के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन इनके टेस्ट में इनको पता चला है कि थायराइड से ये गुजर रही है। T3 T4 नॉर्मल है, TSH 8.1 है, पीरियड्स इनके रेगुलरली होते हैं। तो क्या थायराइड की वजह से इनको दिक्कत हो रही है कंसीव करने में? जी, हो भी सकता है। यानी थायराइड की वजह से भी आपको कंसीव होने में दिक्कत है। यानी थायराइड जब होगा, हेल्दीनेस ऑफ द एग भी डिक्रीज होगा। अगर थोड़े कंडीशंस में प्रेगनेंसी आने के बावजूद भी अबॉर्शंस भी होने का चांसेस होगा। ये जो थायराइड का एनहांसमेंट यानी थायराइड ग्लैंड एनहांसमेंट नहीं रहने की वजह से थायराइड लेवल्स, हार्मोन्स जो भी है वो इम्बैलेंस हो रहा है। उस इम्बैलेंसेस को यानी वो एनहांसमेंट क्यों नहीं है, उस कंडीशंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। वो क्लियर करने के बाद आपका थायराइड लेवल्स भी नॉर्मल हो जाएगा। बॉडी में से जो अनहेल्दी कंडीशंस है वो भी क्लियर होने के बाद आपको हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा। जी, इसके बाद सरोज जी ने हमें कॉल किया। उन्होंने बताया कि 12 तारीख की हर महीने को इनकी माहवारी होती है। इस बार नहीं हुई तो इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट की जो पॉजिटिव निकली। एंड सबसे पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद की प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है। और इनका भी आपसे सवाल ये था कि किस तरह का इनका डाइट होना चाहिए, क्या ये ट्रैवल कर सकती हैं या नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको बुखार सा महसूस हो रहा है, तो क्या करें यहाँ आगे? देखिए मैडम, पहले ये बात है कि आप जो स्ट्रेस या जो एंग्जाइटी फील हो रहे हैं उसको पहले बाजू रख दीजिए। और फीवरिश कंडीशंस अगर है तो एक बार टेम्परेचर चेक करवा लीजिए। टेम्परेचर अगर ज़्यादा ही है तो एक बार कोई डॉक्टर को कंसल्ट करने का कोशिश कीजिए। और रही बात डाइट का, डाइट तो नॉर्मल डाइट आप ले सकते हो या ज़्यादा ही एक ही बार लोड मत कीजिए। फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा खाने का कोशिश कीजिए। और ट्रैवलिंग तो बिल्कुल मना है अभी, एटलीस्ट 5th मंथ तक, यानी 3rd मंथ तक आपका हेल्दीनेस कितना है वो देखने के बाद कुछ नॉर्मल ट्रैवलिंग आप कर सकते हो। फिलहाल तो आप ट्रैवलिंग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ओके, इसके बाद भावना जी का सवाल आया इंदौर से। 34 ईयर्स ऑफ एज, इनकी शादी को 8 साल हो गए हैं। फाइब्रॉइड था जिसे इन्होंने लैप्रोस्कोपी के जरिए निकलवाया। इन्होंने बताया 3-4 महीने पहले इनको फिर से पता चला कि फाइब्रॉइड है, एक इंडेफिनाइट मास भी है, चॉकलेट सिस्ट भी है। पीरियड्स इनके इस बार 7-8 दिन तक चल रहे थे। तो क्या ये करे कि ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाए और ये कंसीव कर पाए? यानी जनरली ये प्रॉब्लम्स जो भी है, चॉकलेट सिस्ट फॉर्मेशंस या फाइब्रॉइड्स जो भी है, वो प्रॉब्लम्स यानी इनके बॉडी में पॉजिटिव फैक्टर्स यानी एनहांसमेंट या बॉडी टेंडेंसीज या फैमिली टेंडेंसीज की वजह से इनमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ये प्रॉब्लम्स को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए ज़रूर क्लियर कर सकते हैं मैडम। ये प्रॉब्लम्स क्लियर होने के बाद आपका जो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा और आप प्रेगनेंसी भी आपको नेचुरली आने का चांसेस होगा। राइट, अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? जी, मैं हैदराबाद से शाजिया बात कर रही हूँ। जी, बताइए। जी, मैं प्रेगनेंसी के ताल्लुक से डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी। मेरे पास 6 साल का मेरा बेटा है और उसके बाद फिर मैं 2-3 बार ऐसा 10 डेज ऊपर होके मैं
मुझे बढ़ रहे थे तो मैं प्रेग्नेंट थी, टेस्ट करके फिर मैंने वो उसको एबॉर्शन किया, दवा मेडिसिन लेके तो उसको एबॉर्शन करा लिया। तो उसके बाद अभी 2 इयर्स से मैं नहीं हो रही हूँ प्रेग्नेंट। ओके जी हाँ, और मैंने अभी किसी डॉक्टर को भी नहीं बताया और मैं चाह रही हूँ होने के लिए, लेकिन अभी हो नहीं रही हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मतलब कोई ऐसी अंदरूनी कोई बीमारी वगैरह का तो कोई खदशा नहीं, ऐसा मैं मालूम करना चाह रही हूँ। राइट राइट। क्या उम्र होगी शाजिया जी आपकी? जी मेरी 28 है। और माहवारी कैसे हो रही है? हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, कभी बस 2 डेज कभी आगे हो जाते हैं, कभी 2 डेज पीछे हो जाते हैं बस। अच्छा, लेकिन मतलब 4-5 दिन चलती है, राइट? हाँ 5 डेज तो होते हैं कैसे भी। ओके, कुछ और जानना चाहिए? यानी पहली बार जब आपको एक बार प्रेगनेंसी आई थी, आप मतलब वांटेडली आपने अबॉर्शन करवा दिया उसको? जी मतलब एक 10 डेज ऊपर हुए तो जैसा अभी मुझे लगा कि यानी ऊपर हुआ तो आपने नहीं देखे क्या प्रेगनेंसी है या नहीं है, वो कुछ टेस्ट करे क्या आपने? जी 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 मैंने टेस्ट किया था, मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव था, तो फिर मुझे नहीं होना था क्योंकि तो आपने टैबलेट्स ले लिए? ओके जी मैंने इससे मेरे 4 टाइम मैंने किया ऐसा। 4 टाइम्स किए? जी हाँ। और इतना बार अबॉर्शंस होने के बाद आपने कभी आपका ट्यूब्स का कुछ टेस्ट करवाया? नहीं टेस्ट तो मैंने कुछ भी नहीं कराया है अब, और ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे, बस अब पीरियड्स वगैरह सब ठीक हो रहे हैं, लेकिन बस अब मतलब 2 इयर्स से नहीं हो रही हूँ मैं प्रेग्नेंट। कोई भी मैं कोई प्रिकॉशन नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद है नहीं हो रही हूँ। ओके, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। राइट, तो इनसे पहले आया था अपूर्वा जी का सवाल हैदराबाद से। पूरी तरह से हम ये सवाल सुन नहीं पाए थे, लेकिन कोशिश करके इनकी मदद करते हैं। इन्होंने बताया कि 2.5 साल हो गए इनकी शादी को, थायराइड से ये गुजर रही है, फाइब्रॉइड्स भी इनको हैं। तो किस तरह की प्रॉब्लम से ये गुजर रही होंगी? यानी थायराइड प्रॉब्लम जो भी फेस कर रही है और फाइब्रॉइड्स का टेंडेंसी से जो भी ये फेस कर रही है, उस प्रॉब्लम के लिए आपको होम्योपैथी में तो ज़रूर ट्रीटमेंट मिलेगी मैडम। हो सके तो आप एक बार diachaitanyas.com का वेबसाइट भी खोल के देख लीजिए। थायराइड प्रॉब्लम से जिन लोग गुजर के वो प्रॉब्लम क्लियर होने के बाद नेचुरली प्रेगनेंसी से आए हो केसेस, और फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट देने के बाद वो क्लियर होकर प्रेगनेंसी से आए हो केसेस विद ओरिजिनल रिपोर्ट्स आपको मिलेगी। एक बार हो सके तो पूरा रिपोर्ट्स लेके आके कंसल्ट करने का कोशिश कीजिए। राइट, इसके बाद शाजिया जी ने कॉल किया हैदराबाद से। 28 ईयर्स ऑफ एज, जिस तरह से उन्होंने बताया कि 4 बार अबॉर्शंस हो गए इनके और 2 साल से बिल्कुल भी इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। पीरियड्स रेगुलर टाइम पर हो जाते हैं, लेकिन ये कंसीव करना चाहती हैं, तो क्या किया जाए? देखिए इनका ये था कि 4 बार जब भी प्रेगनेंसी आई थी वांटेडली या विलिंगली अबॉर्शंस तो करवा लिए, यानी दवाई के जरिए हो या डीएनसी के जरिए। जनरली एक बार वांटेडली अबॉर्शन चाहे वो हुआ होगा या मिस्ड अबॉर्शंस भी हुआ होगा, बॉडी इम्यून सिस्टम तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा। 4 बार हुआ यानी डेफिनेटली उसमें उतना ज़्यादा कॉजेटिव फैक्टर्स या ज़्यादा इन्फेक्टिव कॉजेज तो इनमें हो ही गया होगा। और ये कॉजेज को पहली बार यानी इनका पीरियड्स रेगुलर होने के बावजूद भी उस कॉजेज को क्लियर करना भी ज़रूरी है। और इतने बार अबॉर्शंस होने के बाद ट्यूबल स्टेटस वो करने का क्या जरूरत है ये भी पूछ रहे थे उन्होंने, लेकिन अबॉर्शंस होने के बाद ट्यूब्स में इन्फेक्शंस होके अभी वो ट्यूबल ब्लॉक्स रहने की वजह से भी शायद आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही होगी। ये जो भी कंडीशंस है उस कंडीशंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। जी डॉक्टर सरिता, आज मेल फीमेल्स के कई प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बातचीत की है। जाते जाते आप हमारे नाज़रीन से क्या कहना चाहेंगे कि किस हद तक इनफर्टिलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं? यानी इनफर्टिलिटी को अगर कंट्रोल करना है या इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से जो भी गुजर रहे होंगे उसको, यानी पहले ये बात है कि कोई भी प्रॉब्लम को उतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। नॉर्मली साइकोलॉजिकली उन लोग स्ट्रांग रह के उस प्रॉब्लम को अगर डील करने का कोशिश करे, कोई भी प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं दिखेगी, ईजिली मेडिसिन भी ईजिली एक्ट होने का चांसेस रहेंगे उनमें। राइट डॉक्टर सरिता, एक बार फिर आप आई, हमें आज इतनी सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। नाज़रीन, इसी के साथ आज का आदाब डॉक्टर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर से आप सभी से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।